Hello, good evening everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. आवाज आ रही है सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सुनी थी आपने? रिकॉर्डिंग देख ली थी? जो भी एब्सेंट थे लास्ट क्लास में? Yes, sir. ठीक है। चलो, तो पिछली क्लास में अपन ने फंक्शन लिमिट स्टार्ट किया था। थोड़ा सा मैं रिकैप करा देता हूँ। हम ये देख पा रहे थे कभी कभी किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे कोई फंक्शन डिफाइन नहीं हो पा रहा था, तो अपन ने क्या करा, उसकी नेबरहुड में वैल्यू निकालने की कोशिश करी। नेबरहुड में जाने के दो तरीके थे, एक लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से। तो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जब हमने वैल्यू निकाली तो दोनों ही साइड से वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रही थी। तो अपन ने बोल दिया कि ठीक है, फंक्शन वहां पे डिफाइन नहीं है, तो अपन उस फंक्शन की लिमिट निकाल लेते हैं x टेंड्स टू 2 पे। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच करेगी तो फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ अप्रोच करेगी। यहाँ पे हमको बात ध्यान रखने वाली बात ये थी कि यहाँ पे x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, 2 की तरफ क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है। तो जब x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच करी तो फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ अप्रोच कर रही है अगेन। और लिमिट अगर लगा देंगे तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x टेंड्स टू 2 इज इक्वल टू 4। ये हमने देखा था। अब यहाँ पे इनिशियली फंक्शन 2 पे नॉट डिफाइन था, फैक्टर कैंसिल करने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन लिमिट अप्लाई करते टाइम हम फैक्टर कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x के बराबर 2 के बराबर नहीं है। या फैक्टर कैंसिल करके आप आंसर भी निकाल सकते हैं। आज हम क्वेश्चन भी देखेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर एग्जाम्पल लिया था जहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही थी। अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर अलग अलग है तो फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पे क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को इक्वल होना जरूरी है और फाइनाइट के बराबर होना चाहिए। अगर लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उस फंक्शन पे दोनों वैल्यू इक्वल है और फाइनाइट है तो अब हम बोलेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। क्लियर है? ये बात हमने लास्ट क्लास में देखी थी। इसके अलावा कुछ ग्राफ देखे थे। ग्राफ देखते टाइम हमको एक बात यहाँ पे ध्यान ये रखनी थी कि लिमिट, कोई भी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, उसके लिए सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखना है। अगर किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है नहीं हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं भी हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है तो लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। इसके अलावा कुछ ग्राफ बताए थे मैंने आपको। कभी कभी लिमिट इन्फिनिटी पे भी चल जाती है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि ग्राफिकली कैसे किसी पॉइंट पे चेक करना है। आपको बस ये देखना कि लेफ्ट साइड से जाने पे ग्राफ पे कौन सा पॉइंट है और वो पॉइंट की y की वैल्यू कहाँ की तरफ जा रही है। किसी के लिए भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देखनी है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे कौन सा पॉइंट है ये देख लो और उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट किसके पास आ रहा है वो देख लो, तो आपको लिमिट मिल जाएगी। ठीक है। तो कोई भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये हमने देखा था। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने का कभी कभी ये तरीका भी होता है कि अगर a माइनस दिया हो तो x की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं a माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। और राइट हैंड लिमिट निकालते टाइम अगर a प्लस दिया हो तो x की जगह रिप्लेस कर दोगे a प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये भी बात हमने लास्ट क्लास में देखी थी, याद आ रहा है? बोलो, आए ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सब क्लियर है ना? बहुत डिटेल में लगभग 1 घंटा 40 मिनट पढ़ाया था बर्थडे वाले दिन वो भी, ठीक है। एक तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकालने का तरीका ये था, a माइनस एच, a प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। ओके। इसके बाद आपको ये एलजेब्रा बताया था कि अगर दो फंक्शन अलग अलग है एफ एक्स और जी एक्स, एक्स टेंड्स टू ए पे एफ एक्स की लिमिट एल है, जी एक्स की लिमिट एम है, तो अगर दो फंक्शन एडिशन में तो लिमिट अलग अलग ऐड कर सकते हैं। मतलब लिमिट को एडिशन में अलग अलग कर सकते हैं, प्रोडक्ट में अलग अलग कर सकते हैं, डिवीजन में अलग अलग कर सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, पावर में भी अलग अलग लिमिट को कर सकते हैं, कंपोजिट फंक्शन में भी लिमिट्स को अलग कर सकते हैं, लॉग और एक्सपोनेंशियल में भी लिमिट्स को अलग अलग सेपरेट आउट कर सकते हो, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट हो। ठीक है। तो ये अभी हम एग्जांपल से करेंगे तो समझ में आता जाएगा। नॉर्मल अगर है तो नॉर्मल लिमिट निकालने का तरीका आसान है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे लिमिट x टेंड्स टू x प्लस 2 है, x की जगह 2 रख दोगे तो 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4। तो इस लिमिट का आंसर कितना आ जाएगा 4। सेकंड वाले केस में x को 0 रखोगे तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 और cos 0 कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे x को 0 रखने पे 1। तो अगर नॉर्मल है, कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो आप नॉर्मली निकालोगे जैसे निकालते हो। मतलब इसका मतलब क्या है,
x की वैल्यू जब 2 की तरफ अप्रोच करेगी तो फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ अप्रोच करेगी और लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू 4 आ जाएगी। ये भी फंडामेंटल एग्जांपल है। यहाँ पे भी डायरेक्ट x की जगह 2 रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर लिमिट निकालनी इसकी तो क्या करोगे, x की जगह 2 रख दो, तो 2 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 2 के बराबर। यहाँ पे भी x की जगह 2 रख देना, क्लियर है। इसके बाद हमने देखा था इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो अलग अलग तरह के 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, 0 बाय 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी एंड सो ऑन। अब इसको इंडिटरमिनेट इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, जैसे 0 बाय 0 है तो न्यूमरेटर में, अच्छा एक चीज और मैंने यहाँ पे ध्यान रखने को बोला था, यहाँ पे सारी चीजें अप्रोचिंग है, कोई भी एग्जैक्टली 0 नहीं है, इसको हमको बहुत खासकर ध्यान रखना है। 0 बाय 0 लिख रहा हूँ मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट 0 नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर रहा है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। मतलब ऊपर क्या लिखा हुआ है 0.00 समथिंग और नीचे भी क्या लिखा हुआ है 0.00 समथिंग। यहाँ पे जब मैं 0 बाय 0 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, एक मिनट, ये लैपटॉप भी नहीं चल रहा, थोड़ा सा हैंग हो रहा है। ये 0 बाय 0 ये एग्जैक्ट 0 नहीं, ये कौन सा 0 है, 0.0000 समथिंग। आ रही बात समझ में। Yes. नीचे भी 0 क्या है, अप्रोचिंग वाला 0 है, क्लियर है। ये हमको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ जब 1 की पावर इंफिनिटी, यहाँ पे ये एग्जैक्टली 1 वाला नहीं, 1 नहीं, ये कौन सा 1 है, या तो ये 1.001 वाला होगा, किसी किसी केस में हो सकता है 1 से थोड़ा सा ज्यादा हो, तो ये की पावर इंफिनिटी है, या फिर इसको आप 0.99 वाला भी 1 लिख सकते हो, और डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन या डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन कौन सा 1 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जितने भी हम इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ते हैं सब में अप्रोचिंग होता है, कोई भी एग्जैक्ट नहीं होता है, ये बात हमको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो ये 0 बाय 0 फॉर्म जब पढ़ रहे थे तो ये 0 बाय 0 होगा तो इंडिटरमिनेट, जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, लिमिट x स्क्वायर बाय x है, x 0 की तरफ अप्रोच कर, 0 की तरफ, डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो ये क्या हो जाएगा इंडिटरमिनेट फॉर्म 0 बाय 0। लेकिन इस केस में हमने क्या देखा कि जब 0 प्लस लिख रहे थे तो नीचे वाला तो 0 की तरफ अप्रोच करा, लेकिन ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर के कारण एग्जैक्ट 0 है, तो इन दोनों में बहुत अंतर है। जब भी एग्जैक्ट 0 अपन अप्रोचिंग 0 आएगा तो आंसर क्या लिख देंगे, पूरा के पूरा 0। ऊपर क्या था, इंडिटरमिनेट फॉर्म था, ऊपर 0 बाय 0 है और नीचे क्या है एग्जैक्ट 0 अपन अप्रोचिंग 0, एग्जैक्ट 0 अपन अप्रोचिंग 0 का आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि नॉट डिफाइन और इन्फिनिटी में क्या अंतर होता है, कभी भी डिनोमिनेटर में अगर एग्जैक्ट 0 है तो नॉट डिफाइन, और 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो इन्फिनिटी। याद आ रहा है सबको सब चीजें, बोलो। Yes. sir. ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। 1 की पावर इंफिनिटी में भी एग्जैक्ट 1 नहीं है, अगर एग्जैक्ट 1 होगा तो आंसर पूरा 1 ही आएगा। यहाँ पे क्या है अप्रोचिंग है, तो जितने भी हमने इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़े सब में ये अप्रोचिंग वाले 1 है। तो 1 की पावर इंफिनिटी में भी क्या है अप्रोचिंग 1 है, या तो 0.009 होगा या फिर 1.001 होगा। तो दोनों अलग अलग बन रहे थे इसलिए इनको इंडिटरमिनेट बोला गया, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला गया इंडिटरमिनेट। और एग्जैक्टली 1 की पावर इंफिनिटी अगर होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। इसके बाद ये भी देखा था कि इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी या इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी को इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बोलेंगे, क्यों, ये तो डिटरमाइन कर पा रहे हैं, क्योंकि इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी करूंगा तो आंसर क्या आएगा, इंफिनिटी ही आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आएगा, इंफिनिटी। तो ये डिटरमाइंड है, यहाँ पे इंडिटरमिनेट जैसा कुछ भी नहीं है। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में देखी थी, यहाँ पे नोट्स भी आपको बहुत प्रॉपर्ली मैंने बना के दे दिए थे, है ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब आज की क्लास में पहले आपको मैंने एक डीपी भी दी थी, उसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपसे ना बने हो क्योंकि अभी चीजें थोड़ी बहुत पढ़ने बाकी भी थी, बस मैंने वो इसलिए दिया था, ठीक है, एक बार अपनी तरफ से ट्राई कर लो। उसमें डाउट्स आपको बहुत सारे आए थे, कुछ क्वेश्चन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जो क्वेश्चन डुएबल है और जो क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट आगे पढ़ाना है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो आपको जो जो भी डाउट हो एक एक करके पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 1, जिसको भी डाउट है वो खुद से बोल देना कि सर डाउट है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्या डाउट है, हो गया। इसको डाउट हो पूछ लेना, क्लियर है। अगर आपको डाउट है किसी क्वेश्चन में तो ये अटेम्प्ट तो करिए कि नहीं करिए, अभी कर लिए सबने, ठीक है। Yes, sir. एक काम करो, आप ही बता दो 1 से 5 में कौन सा समझाना है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में कौन सा डाउट है, देख के बताओ जल्दी से। 4 वाला पेपर।
फोर्थ वाला, ठीक है। फोर्थ और वाला। इसके अलावा, फोर्थ के अलावा सर फिफ्थ बता देना है क्या? फिफ्थ, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ, और कोई है क्या? ठीक है, देख लो, अगर और कोई याद हो तो पूछ लेना। सबसे पहले फोर्थ वाला, सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बहुत कॉन्सेप्चुअल थे। बोला है फोर्थ काफी अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली। आपने अगर ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फोर्थ में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट एग्जिस्ट। अच्छा मुझे ये बताओ, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट सीखा था अपन ने? Sir, LHL is equal to RH. लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। वेरी गुड। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 1 में आप 0 माइनस रखो या 0 प्लस रखो, आंसर 0 ही आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के Yes, ऑप्शन नंबर 1 में x मॉड x से 0 प्लस रखो या 0 माइनस रखो, एक में माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, एक में प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, लेकिन 0 के आगे साइन का कोई मतलब ही नहीं रहता है, तो आंसर आपका क्या आएगा? 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो फर्स्ट वाले की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सेकंड वाले केस में डेसिमल है 0.25। अब 0.25 से थोड़ा सा ज्यादा नंबर रखूंगा, फॉर एग्जांपल 0.257 लिख दिया, या 0.25 से थोड़ा सा कम 0.24 रख दिया, दोनों ही केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही आएगा, Yes, sir. यस सर। है ना। 1/4 का मतलब क्या? x टेंड्स टू 0.25। अब 0.25 से थोड़ा सा छोटा नंबर रखोगे या 0.25 से थोड़ा सा बड़ा नंबर रखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों में ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका क्या आएगा? 0 ही आएगा, अगेन इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखो साइन के अंदर जब 1/x है, तो साइन के अंदर एक बहुत लार्ज एंगल है 1/x। अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो 1/x किसकी तरफ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ। ये बताया था मैंने, ये हमेशा ध्यान Yes, रखना। sir. मैं क्या कह रहा हूं, अगर x आपका 0 की तरफ जा रहा है, ध्यान रखना 0 की तरफ जा रहा है, मतलब 0 के बराबर नहीं, 0 की तरफ जा रहा है 0.00 समथिंग, तो 1/s उसका जो रेसिप्रोकल होगा, कोई भी नंबर को किसी बहुत छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर किसकी तरफ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ। तो साइन के अंदर Yes, sir. एक बहुत लार्ज एंगल है, तो मुझे कोई बता सकता है ये जो साइन ऑफ 1/x की वैल्यू है, इसके बारे में अपन क्या बोलेंगे? ये कहां, ये क्या, ये इसकी वैल्यू कैसी होगी? इसके बारे में हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? Sir, मतलब क्वेश्चन क्या है? मैंने क्या बोला, x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो 1/x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब एंगल आपका साइन के अंदर जो एंगल है बहुत लार्ज नंबर है, तो साइन ऑफ 1/x की वैल्यू कैसी होगी? सर उसकी वैल्यू -1 के इक्वल ही होगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साइन के अंदर एंगल कितना ही लार्ज क्यों ना, बहुत वेरी गुड, साइन के अंदर एंगल कितना ही लार्ज क्यों ना हो, चाहे आप देखो साइन का ग्राफ बढ़ाते, साइनसॉइडल वेव है, चलता जाता चलता जाता चलता जाता, चाहे एंगल 1000 डिग्री रखो, 10,000 डिग्री रखो या 15,000 डिग्री रखो, साइन की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, है ना। तो इस केस में इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करे, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जो कि -1 और 1 के बीच में होगी। क्लियर है? बोलो। यस यस सर। यस सर। तो आपका ये जो चीज है इसकी वैल्यू आपकी लाई कर रही है -1 और 1 के बीच में। अब उसको मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और x किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ, है ना। बोलो। यस अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वापस 0 ही आ जाएगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वापस क्या आ जाएगा? 0 ही। तो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा? 0। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 में तीनों ही केस में LHL और RHL तीनों 0 आ रहे हैं, तो आपका क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। तीनों ही केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगी। आया समझ में? सर थर्ड Yes, केस में sir. हम इसे साइन Yes. 1/x अपॉन में 1/x करके डायरेक्ट 1 नहीं लिख सकते। सर 1 आ रही है ना इसकी नहीं लिख लिमिट। सकते, गलत है वो तरीका। अगर आप अपॉन में 1/x लिख के वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो गलत है, ठीक है। उसका कारण है वो मैं आगे समझूं। ये समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। इसको 1/x करके इसका 1 नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दिस। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों ही केस में क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अगेन 5 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आगे दिया हुआ सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन याद है, सिखाया था फंक्शन में। अगर सिग्नम Yes, के अंदर sir. इनपुट पॉजिटिव होता है तो पूरे की वैल्यू 1 आती है, सिग्नम के अंदर इनपुट नेगेटिव होता है तो पूरे की वैल्यू -1 आती है, सिग्नम के अंदर अगर इनपुट 0 है तो आंसर 0 आता है।
ये हमने सिग्नम फंक्शन में देखा था। अब लिमिट बोला क्या, द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये स्पेशल फंक्शन है, तो जब भी स्पेशल फंक्शन है एक चीज हमेशा दिमाग में रखो, जब भी आपके पास स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर आए, फ्रैक्शनल फंक्शन आए, मॉड्यूलस फंक्शन आए, सिग्नम फंक्शन आए, इस तरह के फंक्शन जब भी आते हैं हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाला करो, डायरेक्ट मत करा करो क्वेश्चन को सॉल्व। ये बात है ना, लिख लेना अपनी कॉपी में हिंदी में, क्या कि जब भी हमारे पास स्पेशल फंक्शन के क्वेश्चन लिमिट्स में आते हैं तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, राइट हैंड लिमिट निकाले, फिर देखें फंक्शन की लिमिट क्या आएगी, डायरेक्ट नहीं निकालना है। मैं जो कह रहा हूँ कि आपकी को समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आए, मॉड्यूलस फंक्शन आए, फ्रैक्शनल फंक्शन आए, कैसा भी स्पेशल फंक्शन दिखे, हमेशा आदत बनाओ कि लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट अलग निकालेंगे, फिर देखेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। इस केस में भी यही करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई। तो देखो ध्यान से, तो सब लोग इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। आज ये पेन टेप भी नहीं चल रहा है यार, शायद लैपटॉप अपडेट मांग रहा है, इसके कारण दिक्कत आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालो एक बार जल्दी से। लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई सिग्नम ऑफ 10x। तो बताओ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, अच्छा ये भी दिया होगा, इसमें हम ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है सिग्नम के साथ साथ। बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी इसकी? बताओ। सर 0। सर कैसे -1 predict करो? अब देखो पाई माइनस, वेरी गुड, देखते चलो क्या आ रही, बाकी लोग भी सोचो। अब 10 ऑफ पाई माइनस कितना होगा अप्रोक्सीमेटली, कैसे पता कर? 10 पाई कितना होता है? 0 होता है। नॉर्मल 10 पाई कितना होता है? 0 होता है ना? Yes. Yes. अब पाई से थोड़ा सा एंगल कम है तो वैल्यू किसकी तरफ जाएगी? अब देखो पाई से थोड़ा सा कम तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सर सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट। बहुत मामूली से ही कम है, बहुत मामूली से कम है, लेकिन फिर भी एंगल तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो नेगेटिव हो जाएगा तो ये जो सिग्नम के अंदर वैल्यू जाएगी बच्चों, क्या जाएगी? माइनस ऑफ 0.0000 समथिंग। क्लियर हो गया? Yes. अब यस सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.00 समथिंग कितना होता है? सर बताओ। -1 -1। -1 सिग्नम -1 कितना होता है? -1। माइनस। -1। आगे समझ में अब RHL निकालो। RHL भी इसी तरह से क्या आ जाएगा बताओ? सर 0। हाँ 0 आ जाएगा, क्योंकि 10 ऑफ पाई प्लस करेंगे, पाई से थोड़ा सा एंगल ज्यादा, लेकिन आ तो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना? यस सर, उनके टेस्ट इंटीजर की वजह से बढ़ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है? पॉजिटिव होता है, 10 की वैल्यू पॉजिटिव होती है। यस सर। तो पॉजिटिव 0.00 समथिंग हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0 आएगा, Yes, sir. है ना? यस सर। और सिग्नम 0 कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही है, तो लिमिट क्या करेगी? डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? Yes, sir. यस सर। हाँ आर्यन पूछ। सर अगर यहाँ पे GIF नहीं होता तो सर हाँ। लिमिट एग्जिस्ट करती या नहीं करती? गुड क्वेश्चन।
अगर GIF नहीं होता तो उस केस में क्या होता आपका, 10 की जो वैल्यू आती, 10x की वैल्यू, वो क्या आती। अब देखो अगर सिर्फ सिग्नम, यहाँ पे सिग्नम भी रोल प्ले कर रहा है एक्चुअली में, अगर GIF नहीं भी होता तो भी 10x की वैल्यू क्या होती, नेगेटिव समथिंग, 0.00 समथिंग, लेकिन नेगेटिव, लेकिन सिग्नम के अंदर जैसे ही नेगेटिव जाता तो भी आंसर कितना आता, -1। यस सर। और सिग्नम में 0.00 समथिंग थोड़ा सा पॉजिटिव जाता तो सिग्नम की वैल्यू कितनी आती, 1। तो उस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आती, राइट हैंड लिमिट +1 आती। आगे समझ में? यस सर। यस है ना। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होता तो राइट हैंड लिमिट आपकी क्या आ जाती, 1 आ जाती, क्योंकि 0.00 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है तो सिग्नम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उस केस में भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 4 और 5 के अलावा बाकी हो गए थे सबसे। Yes, sir. ये क्वेश्चन Yes, बहुत sir. अच्छे थे, ये जो मॉड्यूल के क्वेश्चन थे काफी अच्छे थे। ये थोड़ा से सोचने वाले क्वेश्चन थे, जिसने अगर अटेम्प्ट नहीं किया है वो वापिस से घर पे जाके अपनी पूरी ईमानदारी से अच्छे से अटेम्प्ट करना। 6 to 9 में कौन सा डाउट है? 6 से Sir, 9 में, 9. 9 के अलावा 9 के पहले किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सर 7। 7 के अलावा एनीवन एल्स? ठीक, देखो 7th में मॉड्यूलस फंक्शन दे दिया। क्या दे दिया? मॉड्यूलस फंक्शन। 6 भी देखना है, ठीक है। पहले 7 देख लो फटाफट। ऊपर x से नीचे क्या है, mod x प्लस एक्स स्क्वायर है। अब मान लो अगर मुझे यहाँ पे मॉड्यूलस दिया हुआ है तो मैंने अभी क्या बोला है, जब भी मॉड्यूलस दिखे, स्पेशल फंक्शन दिखे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकाल लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकाल लो। तो मुझे बताओ, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 0 माइनस में मॉड ओपन कैसे होगा? सर -x। अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो मॉड कैसे ओपन होता है, नेगेटिव x ओपन होता है। यस यस सर। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप x को कॉमन लेके सॉल्व कर लेना, ऊपर नीचे से x कट जाएगा। यस सर। यस सर। तो आपके पास बचेगा -1 + 0, तो इस केस में लिमिट कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो मॉड x कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव, वापस 0 को कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक गया? बोलो। यस सर। राइट हैंड Yes, लिमिट sir. निकालोगे तो मॉड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x के बराबर, तो वो माइनस की जगह +x आ जाएगा, उसमें x ऊपर नीचे से कॉमन लोगे तो नीचे क्या बच जाएगा, 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, राइट हैंड लिमिट +1 है, तो अगेन क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। हाँ, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6, सेकेंड साइन इनवर्स ऑफ सेकेंड x, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो डायरेक्ट x को 0 रख सकते हो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेशल टाइप तो ऐसा है ही नहीं। सेकेंड 0 की वैल्यू क्या आती है? सर 1। 1 आती है, याद आ रहा है? जैसे cos 0 1 होता है, सेकेंड 0 भी तो 1 होगा। यस सेकेंड 0 आपका आ जाएगा 1। अब साइन इनवर्स 1 कितना होगा, सर 5/2। 5/2। 5/2. आंसर कितना आ जाएगा, 5/2। ठीक है, यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बताया था क्लास में 0 माइनस है, क्या आएगा इसका आंसर 8 का? Sir, 3rd. नहीं यस सर। 4th आएगा, हाँ थर्ड। क्या आएगा सर बताओ? 0 आएगा। सर 4th आएगा। देखो 0 माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, -1। -1 आएगी। यस सर। यस सर। ऊपर वाला चीज क्या हो जाएगा, 0 माइनस, 0 से थोड़ा सा कम के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आता है, और जो नीचे नंबर है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। Yes, sir. यस सर। तो थोड़ा सा सोचो ध्यान से, ऊपर है -1 एक फाइनाइट नंबर, और नीचे है -0.0000 समथिंग। ये रे, बोलो, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, Yes, आ sir. जाएगा फिर. यस सर। तो ये नंबर किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। यस सर। यस इसका सर। आंसर क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन ए गलत है, क्या ये 0/0 का फॉर्म में नहीं है, क्या ये 1 के बराबर नहीं है, क्या ये 0 के बराबर नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉट इन
लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्लियर है, माइनस नीचे भी नेगेटिव आएगा, ऊपर भी नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना। बहुत सी बार जल्दबाजी में इसको बच्चे नेगेटिव इन्फिनिटी कर देते हैं, एक जगह क्वेश्चन में नेगेटिव इन्फिनिटी करके आ गए थे। क्लियर है। Yes, sir. नाइन्थ वाला, नाइन्थ में बोला गया अगर एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी तो क्या होगा। तो जब एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, रूट के अंदर जो क्वांटिटी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, ये वाला क्वांटिटी, Yes, sir. क्योंकि स्क्वायर रूट है और स्क्वायर हो रहा है, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। और यहाँ पे एक्स है तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, इंटीग्रल फॉर्म है ना। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या है, एक इंटीग्रल फॉर्म है। क्लियर है। नेक्स्ट 10th से 12th में। सर अगर प्रीवियस क्वेश्चन हाँ बोलो। सर अगर प्रीवियस क्वेश्चन में माइनस इन्फिनिटी को इन्फिनिटी आयोटा स्क्वायर ले लेंगे तो सर उससे माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। नहीं ना, आपको एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है ना, नेगेटिव इन्फिनिटी का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव में बदल जाएगा ना। सर पर आयोटा भी तो की पावर भी तो 4 हो जाएगी अगर सर आयोटा हम क्यों आएगा, पर पहली बात आयोटा आएगा ही नहीं। सर अगर हम -1 को आयोटा का स्क्वायर लिख देंगे तो। पर आयोटा नहीं है ना, या -1 अगर लोगे, आपके पास इमेजिनरी नंबर थोड़ी है, माइनस इन्फिनिटी बोला है, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर है ही नहीं ना। अब ध्यान से देखो, नेगेटिव नंबर है, एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, मतलब ऐसा सोचो -100 टाइप है, -1000 है, -10 लाख है, -10 लाख का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना वो तो। ओके सर। है ना, यहाँ पे वो वाली चीज है ही नहीं। यहाँ पे वो अलग होती है, वो दूसरे केस में आती है, लेकिन यहाँ पे तो सिंपल है कि आपका क्या एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है। अगर वो स्क्वायर नहीं होता तब मैं बोलता चलो रूट के अंदर माइनस आता तो मैं उसमें माइनस आयोटा आता। अगर यहाँ पे सिर्फ एक्स होता अकेला, अगर यहाँ पे सिर्फ एक्स होता तो उसमें आयोटा क्रिएट होता, लेकिन यहाँ पे तो आयोटा क्रिएट होगा ही नहीं। क्लियर है। यस सर। स्क्वायर वाला टर्म आ गया ना, इसके कारण उसने पॉजिटिव बना दिया उसको। चलो 10 से 12 में डाउट पूछो जल्दी से, इसको हो पूछ लो जल्दी से। सर 10th 10th and 12th। 10th and 12th। 10th में बोला गया था क्या है, कुछ भी नहीं, देख लो फटाफट। ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू 1 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वापस से वही चीज, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। क्लियर है, बोलो। अच्छा चलो एक हिंट और देता हूं मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी याद है। यस सर। अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एन है, यहाँ पे मान लो एक एन इंटीजर है, तो इसको लिखने का एक और तरीका क्या होता था, सर एन अलग हो जाएगा, इंटीजर पार्ट निकल जाता है बाहर, याद आ रहा है। यस सर। ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वापस निकालना, करोगे वापस ट्राई। यस सर। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेना। नेक्स्ट 11th में क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिमिट एक्सटेंड्स टू 2। 11th में वापस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना, अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखे, वापस बोल रहा हूँ, ये फिर भूल जाओगे आप, हिंदी में लिख लेना कॉपी में अपने घर जाके, जब भी स्पेशल फंक्शन दिखे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालेंगे, नहीं तो आंसर गलत आएगा बच्चों। डायरेक्ट निकालने जाओगे, लिमिट एग्जिस्ट करा दोगे और आंसर गलत टिक करके आ जाओगे। 11th हो गया या डाउट है। हो गया। ओके 12th 12th बता दो सर। 12th देख लो। 12th ठीक है, 12th में बोला एफ एक्स दिया हुआ है, अगेन मॉड्यूलस फंक्शन है, वो भी पाई पे है, तो वापस आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। ये फंक्शन डिफाइन भी कहाँ पे हो रहा है, पाई पे ही हो रहा है ना। एक्स यस सर। ये डिफाइन ही कहाँ पे होगा, पाई पे होता है। आपको पता है मॉड्यूलस फंक्शन कहाँ पे डिफाइन होता है, जहाँ पे वो जीरो होता है, जहाँ पे भी वो जीरो होता है वहां पे डिफाइन होता है। तो सबसे पहले इसको करोगे एक्स ग्रेटर देन पाई, अगर एक्स की वैल्यू पाई से ज्यादा तो पॉजिटिव ओपन होगा, सॉरी ग्रेटर देन माइनस पाई, और एक्स लेस देन माइनस पाई। याद आ रहा है ना। जैसा कि मान लो एक्स प्लस 2 होता तो एक्स प्लस 2 फंक्शन कहाँ पे डिफाइन होता है, -2 पे डिफाइन होता है। मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 2 होता तो मॉड्यूलस फंक्शन कहाँ पे डिफाइन होता है, -2 पे। कभी भी आपको मैंने बता रखा है मॉड्यूलस फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, तो चेक करना, तो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को 0 से इक्वेट कर दो, तो एक्स प्लस 5 पाई को 0 से इक्वेट करोगे तो एक्स की वैल्यू -पाई आएगी, तो ये फंक्शन पाई पे टूटेगा, -पाई पे टूटेगा। ग्रेटर देन -5 पे तो डायरेक्ट एज इट इज ओपन हो जाएगा, और लेस देन -5 पाई है तो माइनस टाइम्स ओपन होगा।
क्लियर हो गया? बोलो। Yes, sir. Yes. अब वैल्यू पुट अप कर देना। Yes, sir. आज बहुत दिक्कत आ रही है पेन टेप में। आपको भी लैग दिख रहा है कि स्क्रीन पे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये लैग आ रहा है, मेरे को भी समझ में आ रहा। मैं जो लिख रहा हूँ वो बहुत देर बाद छप रहा है। कल तो नहीं आ रहा था, आज ही आया, ये अपडेट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलो। यहाँ वैल्यू पुट अप करोगे तो कितना आएगा आंसर? ये 0/0 बन रहा है क्या? नीचे पाई रखोगे तो नीचे भी 0 की तरफ जा रहा है, ऊपर माइनस पाई रखोगे तो भी 0 की तरफ जा रहा है। कैसे सॉल्व करोगे फिर इसको? सॉल्व करने की भी जरूरत भी है क्या इसमें? अगर मान लो, अगर अपन देखें डज नॉट एक्सिस्ट आएगा कि नहीं, तो ऊपर प्लस बनेगा, नीचे माइनस बनेगा। और ठीक है, इसमें अपन शायद लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, आज की क्लास में पढ़ेंगे। बिना फॉर्मूले के हो रहा है क्या ये? बोलो। चलो छोड़ो इसको, अपन आज फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसके बाद करते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या क्या सीखा है? Yes. Yes, sir. अब देखो, जीरो बाय जीरो, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी में जितने भी हमने 7 तरह के इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़े थे, उसमें से इंडिटरमिनेसी हटाने के लिए ये अलग अलग मेथड यूज होते हैं। फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट, सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपांशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, इन सारे चीजों को बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली समझना। अच्छा, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एल हॉस्पिटल नाम से एक रूल भी सुना होगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पहले से पढ़ भी रखा हो। लेकिन एल हॉस्पिटल रूल हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता। आपको पता है कहाँ का अप्लाई नहीं हो सकता है? जो लोग अप्लाई करते हैं बार बार, Yes, sir. कहाँ का अप्लाई नहीं हो सकता? सर जहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही होती। नहीं, जैसे 0/0 बन रहा है मान लो, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है, तो क्या जहाँ पे भी 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है हर जगह अप्लाई कर सकते हैं क्या? नो सर। तो फिर कहाँ अप्लाई नहीं करेंगे? ठीक है, तो इसलिए एल हॉस्पिटल रूल हम पढ़ेंगे सही, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, लेकिन लास्ट में पढ़ूंगा, है ना। उसके पहले बिना एल हॉस्पिटल के भी मेथड आनी चाहिए, क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है और फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते, आंसर गलत आ जाएगा। क्लियर है? ऐसा नहीं कि अंधाधुन अप्लाई करे जाने, वो मेथड बहुत आसान लगता है सबको, थोड़ा सा अपन को लगता है इसमें मेहनत कम होगी, फटाफट आंसर आ जाएगा, लेकिन उसके पहले हमें, हाँ, अपन को ध्यान रखना पड़ता है। ये बहुत से लोगों को पता ही नहीं रहता है, हर क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल अप्लाई करे जाते, बहुत सारे टीचर भी अप्लाई कर देते, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तभी आप उसको, उस रूल को अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते। उसके फिर उसके बिना अपन को दूसरे मेथड अप्लाई करके आंसर निकालना पड़ेगा। हाँ बोलो। सर बॉन्डेड क्या होता है? बॉन्डेड फंक्शन वो अभी बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, जो चीजें चलेगी वो सीक्वेंस में चलेगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब इंडिटरमिनेसी फॉर्म को हटाने के लिए ये अलग अलग चीजें हमको पढ़नी है। ठीक है, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, स्टैंडर्ड लिमिट, सब्स्टिट्यूशन और एक्सपांशन, जहां पे सारी मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें आपको बहुत अच्छा बनना है, जनरल मेथड सारे अच्छे से सीखने, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, कि क्या करो, जिस पे भी लिमिट अप्लाई हो रही है वो वाला फैक्टर कैंसिल करने की कोशिश कर दो। अगर वो फैक्टर कैंसिल हो गया तो आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म हट जाएगा। ये हमने पहले भी एक एग्जांपल में किया था, याद हो तो आपको, जो सबसे पहला एग्जांपल लिया था लिमिट x टेंड्स टू 2 वाला, x² - 4 अपॉन x - 2। तो यहाँ पे लिमिट किस पे अप्लाई हो रही है? 2 पे अप्लाई हो रही है। तो अगर मैंने x - 2 वाला फैक्टर कैंसिल कर दिया तो मेरा 0/0 फॉर्म हट जाएगा। ध्यान से सुनना एक एक वर्ड को,
अगर मैंने x माइनस टू वाला फैक्टर ऊपर नीचे से कैंसिल कर दिया तो मेरा 0/0 वाला फॉर्म हट जाएगा और मैं आसानी से इस लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं वही करने वाला हूँ। यहाँ पे ऊपर के दो फैक्टर क्या बनेंगे, x प्लस टू एक्स माइनस टू, और नीचे के भी दो फैक्टर क्या, नीचे का तो ऑलरेडी x माइनस टू है ही है। तो x माइनस टू वाला फैक्टर आपको जब कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, x प्लस टू ही बचेगा, है ना। यस सर। तो जैसे ही x प्लस टू बचा आपका ये 0 वाला 0 बाय फॉर्म हट गया। तो इसी मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो जनरली बहुत बहुत जल्दी ये हो जाता है इससे काम। आपको क्या करना है, ऊपर फैक्टर बनाओ, नीचे फैक्टर बनाओ, और ऊपर और नीचे में अगर एक फैक्टर कॉमन आ रहा है उसको कैंसिल कर दो। जैसे ही कैंसिल करोगे आपका पूरा लिमिट सॉल्व हो जाएगा। फिर आप डायरेक्ट वैल्यू रख देना, जो भी वैल्यू गिवन है वो वैल्यू रख देना। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले एग्जांपल में अगर आप ध्यान से देखोगे, ऊपर क्या फैक्टर है, नीचे क्या फैक्टर है, बताओ। ऊपर के फैक्टर बनाओ, नीचे के फैक्टर बनाओ। सर ऊपर नीचे दोनों जगह सेम फैक्टर सर। हाँ, क्या क्या है बताओ। सर ऊपर है x माइनस 3 और x प्लस 1 है, नीचे x सर माइनस x 3 और x माइनस माइनस 1। 3 इंटू x प्लस 1 और नीचे एक -1 है। तो क्या यहाँ पे 3 Yes, वाला sir. फैक्टर जिसके कारण 0/0 बन रहा था, जिसके कारण मेरा 0/0 बन रहा था, वो वाला फैक्टर कैंसिल हो रहा है। जैसे ये कैंसिल होगा अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं, अब मेरा 0/0 फॉर्म अपना आप हट जाएगा। अब आप x की जगह 3 रख दो डायरेक्टली, 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 4/2 दैट इज 2। क्लियर हो गया। इस Yes. मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, जिसमें अगर फैक्टर कैंसिल कर दोगे जगह रख दोगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी है, पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए। तो यहाँ पे आप एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, आगे सीखूंगा एल हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बस बता रहा हूँ, पहले हम नॉर्मल मेथड सीखेंगे, उसके बाद उस मेथड पे जाएंगे। चलो सेकंड पार्ट करो, उसको जो भी करना है एलसीएम वगैरह लो, फैक्टर कॉमन निकाल के कैंसिल करो, फिर बताओ कितना आएगा आंसर। फर्स्ट वाला पार्ट सबको समझ में आया, जिसको डाउट हो फर्स्ट वाले पार्ट में वो भी पूछ लेना। क्या करा हमने, फैक्टर बनाया, फैक्टर को कैंसिल करा, वैल्यू पुटअप कर दी। अब सेकंड पार्ट में भी कोशिश करो क्या फैक्टर बन सकते हैं क्या, या फिर एलसीएम लो। सर ऊपर बन रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और नीचे बन रहा है x इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2। वेरी गुड। तो वो x-2 वाला फैक्टर कैंसिल करके फाइनल आंसर निकालो। -1/2। ठीक है, देखते हैं। बाकी बच्चे भी आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लो, देखो क्या फैक्टर बन रहे नीचे, एलसीएम लेने के बाद क्या क्या चीजें बन रही है। देखो यहाँ से तो x कॉमन दिख रहा है एक तो, जैसे ही x कॉमन लोगे अंदर क्या बच जाएगा, x² माइनस 3x प्लस 2, है ना। इसके Yes, देखो दो sir. फैक्टर, x² माइनस 3x प्लस 2 क्वाड्रेटिक, इसके फैक्टर तो बना ही सकते हैं हम। क्या क्या आएंगे इसके फैक्टर, देख लो एक बार क्या आएंगे इसके दो फैक्टर, बताना। x-1 x-2, Yes, sir. X-1, X-2. है ना। तो बेसिकली आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, x-2 तो यहाँ पे पहले से ही है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, x इंटू x-1 इंटू x-2, हाँ है ना। यस। ये एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम लेना सबको आता ही है। अब यहाँ पे x-2 है, यहाँ पे कहीं से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, x इंटू x-1 से। और यहाँ पे क्या नहीं था, यहाँ पे x, यहाँ पे क्या नहीं था, यहाँ पे सारे ही हैं, तीनों ही हैं, यहाँ पे तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बस अब न्यूमरेटर के भी देख लो, फैक्टराइज कर लो न्यूमरेटर को भी। न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज करोगे तो एक x-2 का फैक्टर आना चाहिए। ऊपर और नीचे से x-2 का फैक्टर कैंसिल कर देना और x की जगह 2 रख देना। क्लियर हुआ। देखो ध्यान से, न्यूमरेटर के भी फैक्टर बनाओगे, x-2 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, x की जगह 2 रखोगे, -12 आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है। Yes, sir.
sir. कभी कभी ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आ जाता है, मतलब ये जो मतलब x की पावर n माइनस a की पावर n और x की पावर n प्लस a की पावर n, ये दोनों फॉर्मूले लिख लो तो ये इस चैप्टर में नहीं और भी चैप्टर में काम आ सकता है। और ये लिमिट का ये वाला एक फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला देख लो, पहले ये दोनों आइडेंटिटीज लिख लो, एक्सपांशन लिख लो दोनों। x की पावर n माइनस a की पावर n में एक फैक्टर हमेशा क्या आता है, x माइनस a हमेशा एक फैक्टर का अगर हमेशा कॉमन आता है, n चाहे ऑड हो या इवन हो, जैसे x क्यूब माइनस 2 क्यूब, या फिर x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5, x की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4, उन सब में x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस a हमेशा कॉमन आता है। और अगर प्लस है तो उस केस में फिर अगर पावर ऑड है तो x प्लस a फैक्टर कॉमन आता है। ये फैक्टर बहुत काम कीजिए, और देखो बाकी फैक्टर भी बहुत आसान है याद रखना। क्या क्या दिया हुआ है, एक की पावर बस कम करते जाना, x n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 एंड सो ऑन। क्लियर है? Yes. तो इस आइडेंटिटी को याद रख लेना, ठीक है? चलो करो ट्राई इसको। सर एक बार स्लाइड पीछे कर देना। लिख लो, ध्यान रखना ए क्या होगा, ए पता कर लेना, फिर जब भी क्वेश्चन ऐसा अगर आता है इस टाइप में फॉर्मूला अप्लाई कर देना। क्लियर है? Yes. बोलो। Yes. चलो करो इसको। यस सर। सोचो, अप्लाई करो फॉर्मूला। फॉर्मूले से अप्लाई करके देखो एक बार, एल हॉस्पिटल से भी हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला भी अप्लाई करके देखो। सर 3। हाँ, ऊपर में कौन सा फैक्टर बन जाएगा, x माइनस 1, t माइनस 1, और नीचे में कौन सा फैक्टर बन जाएगा, t माइनस 1, है ना? क्लियर है? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चे फैक्टर क्या होंगे, पावर 3 है, 3 में से एक पावर कम हो जाएगी तो क्या बचेगा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, और नीचे पावर 6 है तो 5 4 3 2 1 ऐसे बनेगा, है ना? बोलो। Yes, sir. अरे इतना काम। अब बस जैसे फैक्टर कैंसिल होगा अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 1 t माइनस 1 वाला फैक्टर कैंसिल कर दोगे, अब t की जगह 1 रख दो, ऊपर बनेगा 3, नीचे बनेगा 6, कितना आ जाएगा 1/2। क्लियर हो गया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब इसको सोचो, इसमें क्या दिमाग लगाएं, इसको कैसे सिंप्लीफाई करे, कैसे सोचे। अब देखो 1/3 दिख रहा है बार बार, उसको अपन को सब्स्टिट्यूट कर दें, है ना? Yes, sir. ये 1/3 आ रहा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम करते हैं, x की पावर 1/3 को t मान लेते हैं। क्या मान ले, t। अब सॉल्व करो, अगर x 1 की तरफ जाएगा तो t भी 1 की तरफ जाएगा। कितना बन जाएगा ये, और x की पावर 1/3 अगर t है तो x कितना हो जाएगा, t क्यूब, है ना? यस सर। बोलो। अब फैक्टराइज कर लेना, ऊपर का फैक्टर बनाना, नीचे का अलग फैक्टर बनाना, t माइनस 1 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का एक फैक्टर अलग, नीचे का फैक्टर अलग, t माइनस 1 वाला फैक्टर कैंसिल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से, ऊपर t माइनस 1 का होल स्क्वायर ही तो है,
है ना। Yes, sir. Yes, sir. और नीचे में से भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब में से ए माइनस बी वाला फैक्टर कॉमन आएगा, तो टी माइनस वन का होल स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ ए स्क्वायर प्लस वन प्लस टी का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर था, अलग अलग हो जाएगा। अब टी की जगह वन रखोगे तो कितना आ जाएगा? 1/3। बताओ, समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या हो रहा है? यस सर। Yes. और यार आज लैपटॉप बहुत ज्यादा इशू दे रहा है, पता नहीं, बहुत लैग हो रही चीजें। थोड़ा बहुत क्लैरिटी तो आ रही, समझ में तो आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। बोलो। Sir, are. Sir, आ रहा है। Yes, sir. सर आ रहा है। ठीक है, बस एक दो मैं तो ज्यादा आज जल्दी छोड़ दूंगा आपको मैं, ये थोड़ा लैपटॉप ठीक कराने के बाद फिर करेंगे। बस एक लास्ट मेथड देख लो, फिर अब कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर अगला मेथड होता है रेशनलाइजेशन। अगेन ये मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। जब भी आपको स्क्वायर रूट वाली टर्म दिखे, रूट रूट वाली टर्म दिखे, क्या कर दो? रेशनलाइज कर दो। उसका आंसर कितना है? तो 1/3 आएगा। ठीक है, लास्ट वाले का, सॉरी 1/3 नहीं, 1/3 को क्या है? होल स्क्वायर था ना, Minus. Yes, sir. तो टी को 1 रखोगे 1 + 1/9 आ जाएगा। ठीक है, रेशनलाइजेशन में क्या है? जब भी आपको स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी दिखे, रेशनलाइज कर दो। जैसे ही रेशनलाइज करोगे, हमेशा आपका जो फैक्टर जो दिक्कत दे रहा है, वो फैक्टर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। वो फैक्टर अपने आप क्या हो जाएगा? कैंसिल। जैसे सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट को देख के बताओ रेशनलाइज कैसे करेंगे? बताओ इसमें कैसे रेशनलाइजेशन होगा? Sir, बोलो। ऊपर नीचे ऊपर वाले प्लस ये वाला कर दो। हाँ, ये रूट प्लस रूट का रेशनलाइजेशन हो जाएगा, Yes, sir. Yes. है ना। अब ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए A स्क्वायर plus B माइनस minus ए प्लस बी ए माइनस रूट हट जाएगा। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, रूट हट जाएगा, तो 1 + x - 1 - x, तो 1 1 कैंसिल, x + x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। बोलो, ये पूरी चीज मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी? 2x, क्योंकि 1 और 1 तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे 2x हुआ, नीचे वाला x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और यही प्रॉब्लम दे रहा था, 0/0 x ही तो प्रॉब्लम दे रहा था। तो आपके पास ये x ही चला गया, आप बचा क्या? 2/√(1 + x 1 - x)। अब कोई दिक्कत नहीं, अब x को 0 रख दो, है ना। x को 0 रखोगे तो क्या आएगा? 1 + 1 2, 2/2 1। क्लियर हो गया? Yes, sir. ध्यान रखना। Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पे ऊपर भी रूट है, नीचे भी रूट है, तो क्या करना पड़ेगा? यस सर। नीचे वाले नीचे वाले से वैसे। रैशनलाइज। रेशनलाइज करना पड़ेगा 2 बार, एक बार ऊपर वाले के लिए, एक बार नीचे वाले के लिए। ऊपर वाले के लिए रेशनलाइजेशन क्या होगा? उसका रूट प्लस रूट जो भी उसके अंदर है, आया ना। और नीचे वाले के भी रेशनलाइजेशन करने के लिए वापस क्या करना पड़ेगा? रूट प्लस रूट। आ रही बात समझ में? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक काम करो, ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर लो अपनी तरफ से। प्लीज कोशिश करो एक बार, फैक्टराइजेशन रेशनलाइजेशन जो मेथड सही लगता है अप्लाई कर लो।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ मैं ऐसे ही सॉल्व कर रहा था कि आप लोग देखते रहो। हो गए सारे अटेम्प्ट? हो गए? सर 2 रह रहे हैं। हो गए अटेम्प्ट? लास्ट है। देखो यहाँ पे sin x पर 1/3 को t मान लेना, ठीक है। इस वाले में रेशनलाइजेशन हो जाएगा। सारे डुएबल क्वेश्चन है ना, कोई ऐसा क्वेश्चन समझ में आ रहा तो पूछ लो। अपने अपने आंसर लिख के रखो, फिर एक साथ मैच करना। आज बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है। तो ये बच्चे हुए दोनों में भी रेशनलाइजेशन कर देंगे, हाँ है ना? आपको समझ में आया? दोनों मेथड आसान है। एक फैक्टराइजेशन जिसमें फैक्टर बनाना है, एक रेशनलाइजेशन जिसमें रूट को देख देख के रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है। आज के लिए सॉरी, मैं लैपटॉप का सॉर्ट कर लूंगा, अगली क्लास में नहीं होगा ये सब, ठीक है। पर अगली क्लास में हम थोड़ा और डिटेल में दूसरे कॉन्सेप्ट भी देखेंगे प्रॉपरली। इसके रुको आंसर एक बार अपने अपने देख लीजिए, सॉल्व किए, मैच कर लो सही गलत। इनको घर पे एक बार और रीअटेम्प्ट कर लेना है, सारे मॉड्यूल के ही क्वेश्चन आपके। आपने अगर मॉड्यूल देखी होगी तो उसी में से लिए मैंने प्रैक्टिस की, ठीक है। समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। आप देखो इस चैप्टर की मॉड्यूल कितने अच्छे से बनाई है ना? देखो सारे कॉन्सेप्ट, सारे चीज, हर एक चीज बहुत डिटेल में बारीकी से लिखी गई है। तो आपके पास जो मॉड्यूल है उसका आप सही इस्तेमाल करो, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट के लिए। बाकी सब्जेक्ट का पता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मैथ्स में इस चैप्टर की मॉड्यूल बहुत अच्छी है, ठीक है। इसकी मॉड्यूल अच्छी, बाकी चैप्टर की सारे क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे लेवल के, ठीक है। आज यही रखते हैं, आज को जल्दी छोड़ रहा हूँ मैं आपको। अगली क्लास के पहले, अगली क्लास में जो होने वाला है उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। Bye, sir. Bye, sir.